Assalamualaikum dear students. I am teacher from Hira Public Secondary School. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, class 9th chapter 7 solution and suspension पर डिस्कस शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं. सॉल्यूशन है क्या? आप शुगर और साल्ट को पानी में डिज़ोल्व करें. जब उसके अंदर शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए और वो अलग से नज़र ना आए, तो जो आपके पास अब प्रोडक्ट मौजूद है वो कहलाएगा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है क्या? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन के दो अज्जा हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है. उन दो अज्जा को, उन टू कंपोनेंट्स को हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं, मुनहिल और मोहलिल. सोल्यूट क्या है या मुनहिल क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज़ कॉल्ड सोल्यूशन, इज़ कॉल्ड सोल्यूट, या द सब्सटेंस विच इज़ डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड सोल्यूट. मुनहिल जिसकी महलूल में मिकदार ज़्यादा होती है या जो चीज़ महलूल के अंदर हल हो जाती है उसको हम मुनहिल कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं. यानी शुगर सोल्यूशन या साल्ट सोल्यूशन के अंदर जो शुगर है या साल्ट है वो सोल्यूट है. इसी तरह से सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, या द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज़ डिज़ोल्व इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. महलूल में वो कंपोनेंट, वो जो ज़्यादा मिकदार में है या जो मुनहिल को अपने अंदर हल करता है उसको हम सॉल्वेंट या मोहलिल कहते हैं. शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन के अंदर जो वाटर था जिसने साल्ट को और शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व किया वो मोहलिल या सॉल्वेंट है. इसी तरह से आगे हम चलते हुए कि ये जो शुगर या साल्ट सोल्यूशन है ये दरअसल सिर्फ टू कंपोनेंट्स पर जो है वो मुश्तमिल है. तो लिहाजा ऐसा महलूल जिसके कंपोनेंट सिर्फ दो हों वो जो है वो कहलाता है बाइनरी सोल्यूशन. सोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ओनली टू सब्सटेंस इज़ कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. इसी तरह से ये शुगर या साल्ट सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर है, तो वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर हो वो सोल्यूशन जो है वो कहलाता है एक्वस सोल्यूशन या आबी महलूल. व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पर है. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन 3 स्टेट्स को आपस में मिक्स करके जब हम उसकी सॉल्यूशन की काइंड्स बनाते हैं तो वो 9 काइंड्स हो जाती हैं. क्यों? बेसिकली मैटर 3 स्टेट्स रखता है. उन 3 स्टेट्स को आपस में मिक्स करके जो सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं वो सॉल्यूशंस हमारे पास 9 टाइप में आ जाते हैं. अब उन 9 टाइप्स को देखिएगा. नंबर 1 पर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हों तो उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एयर. एयर में तमाम जो है एयर है वो तमाम गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का जो है वो मिक्सचर है. नंबर 2 पर जब हमारे पास सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो तो वो उसके एग्जांपल हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि पेप्सी, कोक, 7अप वगैरह. इसी तरह से जब सोल्यूट हमारे पास गैस हो लेकिन सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो तो जो उसमें हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल आएगी उसमें हम लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब करती है प्लाटिनम में, मेटल में, प्लाटिनम धातु की मेटल जो कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रही है. नेक्स्ट हमारे पास फिर जब सोल्यूट हमारे पास लिक्विड हो और सॉल्वेंट जो है उसके अंदर गैस हो तो उसके एग्जांपल हमारे पास क्लाउड की, बादल की आ जाएगी जिसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और साथ ही साथ उसमें गैस मुख्तलिफ़ किस्म की मौजूद होती हैं, या फिर हम उसमें स्टीम भाप को भी ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जब सोल्यूट लिक्विड हो
और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, यानी दोनों कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के जो हैं वो लिक्विड हों, तो उसके एग्जांपल जो है फिर हमारे पास आ जाती है। जिस तरह से दूध है कि दूध के अंदर ना सिर्फ दूध बल्कि पानी भी मौजूद है, पानी और दूध का मिक्सचर, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, या फिर विनेगर सिरका जिसके अंदर एसिटिक एसिड जो है वो पानी के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जब सॉल्यूट जो है वो लिक्विड हो और साथ ही सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मरकरी और सोडियम का आपस में एक मिक्सचर जिसको हम नाम देते हैं अमलगम का। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है, नेक्स्ट टाइप है सॉलिड, जबकि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है वो गैस हो, उसकी सॉल्यूशन एग्जांपल होगी स्मोक, धुआं, जिसके अंदर गैसेस के अंदर कार्बन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगी जब सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो, तो उसकी एग्जांपल सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन। लास्ट टाइप हमारे पास है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हों, तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है एलाई यानी भरत, जब मुख्तलिफ़ किस्म की धातों को मिलाकर एक नई धात बना ली जाती है, उससे ज़्यादा बेहतर जिसको हम एलाई या भरत कहते हैं, उसके एग्जांपल कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास बनाया जाता है। इसी तरह स्टील यानी कि फौलाद जो कि कार्बन और आयरन का मिक्सचर है। स्टूडेंट्स, ये टेबल पूरा बुक में मौजूद है। बुक में आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खोलकर इनका बहुत अच्छी तरह से मुशाहिदा कीजिए, स्टडी कीजिए। चंद डेफिनेशंस हैं: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन गैर हलशुदा महलूल। अब गैर हलशुदा महलूल अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच शुगर या 2 चम्मच सॉल्ट के डाल दिया, उसको डिज़ोल्व कर लिया, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है रूम टेम्परेचर पे। An unsaturated solution is the solution that can no more solute at a particular temperature, यानी एक मखसूस टेम्परेचर पर जबकि सल्यूट मज़ीद हल ना हो, उस पर जितना हल होना था हो गया, उसके बाद मज़ीद हल ना हो, तो वो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इसी सॉल्यूशन को आप हीट करना शुरू कर दें और उसमें मज़ीद सल्यूट डाल दें, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके अंदर आपने मज़ीद सल्यूट को, मज़ीद मुनहिल को हल करना शुरू कर दिया, तो अब वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसमें टेम्परेचर को बढ़ाया, सल्यूट जो है उसमें मज़ीद हल होना शुरू हो गया और उसके बाद वो मज़ीद हल नहीं हो, बाकी उसकी बेस में बैठना शुरू कर दे, तो उस वक्त हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हल शुदा महलूल। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हल शुदा महलूल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन is that solution which contain less amount of solution than required to saturate it at that temperature। जी डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास तैयार है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी आपने समझ ली। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें अब आपके पास मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, टेम्परेचर एक मखसूस पॉइंट पर पहुंच चुका है और अब वहाँ पर उसमें मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो है अगर अब इसमें हम मज़ीद सल्यूट डालें, मज़ीद सल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पर कि वो जो उसके अंदर डिज़ोल्व हुई हुई थी सल्यूट की क्रिस्टल्स, वो क्रिस्टल्स जो है नीचे बेस में बैठना शुरू हो जाएंगी। अब ये इस तरह से क्यों हुआ? ये दरअसल प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। क्रिस्टलाइजेशन के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करके जिस सब्सटेंस की क्रिस्टल हासिल करनी होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर उस
कंपाउंड की क्रिस्टल एक डाली जाए, 2 डाली जाए या चंद क्रिस्टल्स डालती जाएं, तो उसमें जो पहले से डिज़ोल्व हुई हुई हैं सॉल्यूट या क्रिस्टल्स, वो उसकी बेस में बैठना शुरू हो जाएंगी और उस वक्त उसको कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A supersaturated solution is that which contain greater amount of dissolved solute than the present in a saturated solution at the given temperature। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको जो है आम बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। हमें ज़्यादातर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को ही इस्तेमाल में लेकर आ रहे होते हैं। जो आज हम स्टडी करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी हलपजीरी क्या है? The amount of solute dissolved in room temperature in 100 gram of the solvent is called solubility। यानी मुनहिल की सॉल्यूट की वो क्वांटिटी, वो मिकदार जो कि रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, 100 ग्राम मोहलिल में हल हो जाए, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी हलपजीरी कहलाती है। हलपजीरी पर या सॉल्युबिलिटी पर बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिनमें है टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों पर होता है। सॉलिड पर जो है ज़रा पार्शली इफ़ेक्ट होता है। किस तरह से कि जब किसी भी ठोस को माया में पार्शली जो है डिज़ोल्व किया जाए, तो उसमें जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। सिंपल सी एग्जांपल, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुगर जो डिज़ोल्व हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी होगी 179 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। लेकिन जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को हम राइज़ करना शुरू कर दें और 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं, तो यही सॉल्युबिलिटी जो 179 थी वो हो जाएगी 487 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। लेकिन जब गैस में माया को डिज़ोल्व किया जाए तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के राइज़ होने से कम हो जाती है। क्यों? जब हम कोल्ड वाटर के अंदर गैस को डिज़ोल्व करेंगे तो और उसके बाद उसको टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो क्या होगा, गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। गैस के बबल्स बनने होने के बाद वो उस सॉल्यूशन से, उस महलूल से बाहर आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यानी सॉलिड में टेम्परेचर राइज़ करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड में टेम्परेचर को राइज़ करने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड इफ़ेक्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर लिक्विड के अंदर गैस को डिज़ोल्व किया जाए तो गैसों की सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर से बराह रास्त जो है इफ़ेक्ट उस पर करती है, जो कि कानून हेनरी के लॉ के हवाले से होता है। Henry law, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हेनरी के कानून के मुताबिक, साइंसदान हेनरी का कहना था कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्ट बराह रास्त मुतनासिब होती है उस गैस पर पड़ने वाले दबाव के। अब यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही उसके अंदर सॉल्युबिलिटी उस गैस की ज़्यादा होगी। प्रेशर को कम कर दिया जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसके लिए आपने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो इस्तेमाल करते हैं, कोको कोला, 7 अप वगैरह, उनको जैसे ही आप उसके लिड को खोलते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के तहत भरा हुआ होता है, जैसे ही आप उसके लिड को खोलते हैं
प्रेशर वहाँ से कम होता है। प्रेशर कम होने से उसके अंदर से गैस के बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी सॉलेबिलिटी उसकी कम होना शुरू हो जाती है। प्रेशर हटा, सॉलेबिलिटी कम हो रही है, और जब उसमें प्रेशर को बढ़ाया गया था तो उसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी, जिसके तहत उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हल किया गया था। अगला इफ़ेक्ट है जनाब सॉलेबिलिटी एंड नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी। पोलर होने की सूरत में वो वाटर और अल्कोहल हैं, नॉन पोलर होने की सूरत में जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट्स, अगर आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं तो वो बासानी पोलर सोल्यूट या पोलर हैं तो वो सोल्यूट जो है आयनी और पोलर सोल्यूट वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक जैसे में हल हो जाता है। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है और वो पानी यानी पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन वो पेट्रोल में जो है बासानी हल नहीं होता, वो उसके अंदर गैर हल पजीर है या इनडिज़ोल्व होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन दरअसल वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ सब्सटेंस की क्रिस्टल्स को हासिल करते हैं। क्रिस्टल कलम, आपने सॉल्ट और शुगर को देखा होगा। वो सॉल्ट या शुगर का एक दाना आप उठाएं तो वो दरअसल क्रिस्टल है, कलम है। Crystal are homogeneous solids bounded by plane faces having sharp edges, regular and definite shapes. They have sharp melting points. कलम दरअसल homogeneous ठोस हैं जिनकी बाकायदा हिंसी अशकाल होती हैं और इनके रुख और किनारे नुमायाँ होते हैं। इनका नुमाया निक्ताए पिघलाव होता है। इसी कलम या क्रिस्टल्स को जो हम हासिल करते हैं वो मेथड, वो तरीक़ाकार क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसी क्रिस्टलाइजेशन को मज़ीद एक्सप्लेन हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए करते हैं। कॉपर सल्फ़ेट या पोटाशियम नाइट्रेट की क्रिस्टल को हासिल करने के लिए तो हम उसमें से कि कॉपर सल्फ़ेट का आपने जो है आपको क्रिस्टल तैयार करने हैं, कलम हासिल करनी है, कलम बनानी है, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमें जिस सब्सटेंस का क्रिस्टल हासिल करने हैं उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना होगा, यानी हमें कॉपर सल्फ़ेट का पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हीट करना शुरू कर देंगे। उसका टेम्परेचर जैसे जैसे राइज़ होगा उस वक्त उसमें मज़ीद कॉपर सल्फ़ेट जो है और डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। उसमें हमने मज़ीद सोल्यूट यानी कि कॉपर सल्फ़ेट की क्वांटिटी डाल देनी है और मुस्तकिल उसको स्ट्रायर करते रहना है, हिलाते रहना है। इसके बाद उसको ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। रूम टेम्परेचर पर जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो उस वक्त उस ठंडे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फ़ेट की क्रिस्टल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगी। इन क्रिस्टल्स को फ़िल्टर करें, फ़िल्टर करके ड्राई करें और उसके बाद इन क्रिस्टल्स को जब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व करेंगे तो बाकायदा हमें उसके एजेस भी नज़र आएंगे, उसके प्लेन फेसेस भी नज़र आएंगे, यानी उसकी मुकम्मल एक आपको हिंसी शक्ल जो है वो नज़र आ रही होगी, जिसको हम क्रिस्टल्स कॉपर सल्फ़ेट की क्रिस्टल्स के तौर पर जानेंगे। यानी ये प्रोसेस यहाँ पर आपका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए हमने कॉपर सल्फ़ेट की क्रिस्टल्स को हासिल किया। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम इसी क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए किसी इम्प्योर
सॉलिड को, इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर, उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे, यानी उसको प्योर हालत में जो है वो हासिल करेंगे। तो प्योरिफिकेशन का स्टडी करेंगे, प्योरिफिकेशन और बाय क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन अम्ले कलमाओं के ज़रिए किसी सॉलिड का खालिस बनाना या उसको प्योर बनाना। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा की क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।